नमस्कार, व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर जयदीप दंग। ही इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट एट JLL एंड ही हैज़ ट्रैक दिस सेक्टर फॉर लास्ट 21 ईयर्स। सो आज जानेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में और स्पेशली इंडियन होटल इंडस्ट्री के बारे में। सो जयदीप, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो जयदीप, आज हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले समझना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री का लैंडस्केप क्या है, क्या सब सेगमेंट्स होते हैं, और अगर किसी को अगर आपको 10 साल के बच्चे को इसे समझाना है, व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, व्हाट आर दी सब सेगमेंट्स और इसके डिमांड ड्राइवर्स क्या होते जी, निरंजन, सिंप्लीफाई किया जाए तो टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री है। हैं? आप ट्रैवल करते हैं बिजनेस के लिए या लेजर के लिए, छुट्टियों के लिए, तो उसमें आप जब घर से निकलते हैं तो क्या क्या चीजें आपके रास्ते आती हैं, क्या क्या चीजें आप यूज करते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट फ्रॉम योर journey to, let's say, the railway station or the airport, to taking the train or the plane, getting into a destination, again taking that car to your hotel, and whatever you then experience in that hotel by way of eating, sleeping, natural features, swimming pool, entertainment, leisure, etc., etc. अगर बिजनेस में देखें तो मीटिंग रूम्स, गेस्ट रूम्स, अगर शादियों के हिसाब से देखें तो बैंक्वेट्स, कॉन्फ्रेंसेस के हिसाब से देखें तो कन्वेंशन सेंटर्स, और इसी सेगमेंट जो होटल, इसका सबसे बड़ा सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वैल्यू की बात करे जाए। अगर अब मैं 10 साल के बच्चे को 20 साल पे ले जाऊं तो उसको समझाएं कि देखिए जी, होटल के अंदर क्या होता है, किस तरह से चीजें चलती हैं, कैसे पैसे लगते हैं, और वो कैसे फंक्शन करता है। वो एक सबसे बड़ी एसेट क्लास है इस सेक्टर की। और दूसरी एसेट क्लास है इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, एक्सेट्रा। ओके। और इस होटल एसेट क्लास के अंदर सबसेट्स जो हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट्स भी हैं, वो ब्रांडेड रेजिडेंसेस भी हैं, और आजकल धीरे धीरे हॉस्पिटैलिटी जो है वो आपके प्राइमरी लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है। राइट फ्रॉम योर रेजिडेंशियल लिविंग experience to your eating out, to food and beverage, to your banqueting, ये सारी चीजें इस पूरे एक यूनिवर्स का हिस्सा है, और इसके बारे में हम आज बात कर सकते हैं। और इसमें जयदीप, व्हाट आर द डिमांड ड्राइवर्स जनरली? डिमांड ड्राइवर्स हैं, अगर बिजनेस सेक्टर देखा जाए तो ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, जो भी आप बिजनेस की वजह से जैसे भी ट्रैवल करते हैं। राइट। अगर आप लेजर देखा जाए तो उसमें आप हॉलीडेज सीजन, उस हिसाब से इसके डिमांड ड्राइवर्स रहते हैं कि कब छुट्टियां हो रही हैं, क्या सीजन है, क्या क्लाइमेट है, क्या वेदर है उस पर्टिकुलर एरिया का, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप वो दे रहे हैं तो वहां तक लोग पहुंचेंगे, और अगर लोग पहुंचेंगे तो वो चीज चलेगी। सो देयरफॉर डिमांड जो है वो दो तरफी है। वो नीड बेस्ड भी है और एस्पिरेशन बेस्ड भी है। राइट। इंडिया में इन पर्टिकुलर डिमांड जो है वो बिजनेस होटल्स की बहुत ज्यादा रही है, बिकॉज हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इन द लास्ट 10 ईयर्स इफ यू सी, जिस हिसाब से हिंदुस्तान में व्यापार बढ़ा है, ट्रेडिंग सेंटर्स बढ़े, आईटीएस, बिजनेस सेंटर्स, ये सब चीजें तो चल ही रही थी। राइट। बट टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स के अंदर भी जिस तरह से ट्रेडिंग बढ़ी है, जिस तरह से व्यापार बढ़ा है, उस हिसाब से डिमांड परकुलेट डाउन होकर वहां तक पहुंच गई। सो जनरली अगर हम होटल्स की बात करते हैं तो एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि जो छुट्टियों पे लोग जाते हैं उसी से डिमांड आती है। बट समवेयर आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो और बता रहे हो, इट इज एक्चुअली लिंक टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी ऑल्सो। क्योंकि डेफिनेटली। इंडिया में ग्रोथ होगी, बिजनेसेस ग्रो होंगे तो बिजनेस ट्रैवल बढ़ेगा। एट द सेम टाइम, अगर इंडिया ग्रो हो रही है तो पर कैपिटा जीडीपी जो है वो बढ़ रही है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो वो भी ज्यादा ट्रैवल करेंगे। सो समवेयर ये सेक्टर ओवरऑल इज आल्सो लिंक्ड टू प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बिल्कुल आपने सही कहा। और
इसी वजह से ही डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, और राइट जो आपका छुट्टियों पे जाने का लेवरेज है फ्रॉम योर वॉलेट साइज, राइट आपकी जो पॉकेट आपको अलाउ करती है और आपको जो टाइम आपको अलाउ करता है वो सब करने का, वो भी आपको उस पे भी उसका रिपल इफेक्ट दिखता है। तो राइट अगर मैं ये थोड़ा सा मौका इसमें लूं, निरंजन, बिजनेस की आपने बात करी, हम्म उसमें देखिए, हम लोग, हमारी 6 या 7 मेजर बिजनेस सिटीज हैं जिसको हम ट्रैक करते हैं ऑन अ क्वार्टर बेसिस, हम्म और वही ट्रैकिंग आपकी होटल परफॉर्मेंसेस पर रिफ्लेक्ट करती है, और वही होटल परफॉर्मेंसेस अल्टीमेटली जो लिस्टेड कंपनीज है उनके स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट करती है। ओके तो अगर मैं ग्राउंड अप देखूं, तो हमारे बिजनेस सिटीज हैं दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, और कुछ हद तक कैलकाटा। राइट नाउ ये सारी सिटीज में अगर मैं रेवपार ग्रोथ, रेवपार एक सेगमेंट है, मैं आपको उसके बारे में भी बता सकता हूँ। इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ रूम रेट हम्म ऑफ अ होटल एंड द ऑक्यूपेंसी ऑफ द होटल। ये दो ओके पैरामीटर्स हैं जिससे हम इसका मेजरमेंट करते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंसेस बढ़ रही हैं। तो बैंगलोर का अगर मैं इंक्रीज देखूं, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम विच इज अ फंक्शन ऑफ एवरेज रूम रेट एंड ऑक्यूपेंसी, राइट तो उसमें ग्रोथ जो है वो लगभग 1.7% आई है पिछले Q1 से, ओके 2023 से। चेन्नई में वो 21% अप हुआ है। ये कोविड के बाद के आंकड़े हैं, जो हम्म बैंगलोर लास्ट ईयर बहुत ऊपर जा चुका था। तो अच्छा बैंगलोर में अभी भी ग्रोथ है। चेन्नई जो कि काफी लेट बैक था अंटिल कोविड रिकवरी, हम्म चेन्नई में 21% का इंक्रीज आया है एज अ सिटी। दिल्ली में 19% का इंक्रीज आया है, विच मीन्स के एवरेज रूम रेट्स बढ़ रहे हैं। 14% एवरेज रूम रेट बढ़ा है दिल्ली में पिछले 2023 Q1 से 2024 Q1, which is राइट a huge jump, which is never seen before, हम्म right? और मुंबई सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सिटी मानी जाती है बिजनेस वाइज होटल सेक्टर में, हम्म उसमें भी 5% का इंक्रीज आया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड मुंबई इज एनीवेज ऑन द टॉप व्हेन इट कम्स टू ऑलरेडी एट द टॉप एवरेज। या सो देयरफॉर नो डाउट कि जो ये होटल कंपनीज हैं इनका स्टॉक प्राइस जहां जा रहा है, इट्स नॉट ओनली थ्योरी। इफ यू सी हम्म प्रैक्टिकली द होटल्स आर डूइंग फिनोमिनली वेल। राइट ये है बिजनेस सिटीज। लेजर की भी हम बात करेंगे जब जब आप उसकी बात उठाते हैं। सो जयदीप, इस समय हमें एक और चीज बताइए कि इंडिया का जो, और अभी हम होटल सेक्टर पे ज्यादा बात करेंगे बिकॉज योर एक्सपीरियंस इज क्वाइट रिच इन दैट एरिया। तो होटल्स में हाउ बिग इज इंडियाज होटल इंडस्ट्री वर्सेस सम अदर कंट्रीज? ये आपने बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जनरली लोग हमसे पूछते हैं जी, व्हाट इज इनफ एंड हाउ मच इज इनफ, राइट? एंड पीपल थिंक ओ, अब ऑलरेडी अगर रूम रेट नॉर्मली 10,000 रुपये पहुंच चुके हैं, 12,000 रुपये पहुंच चुके हैं, यार इससे महंगा थोड़ी होगा, राइट राइट? ऑक्यूपेंसीज अगर ऑलरेडी 80% पे पहुंच चुकी है अराउंड द ईयर, इससे ऊपर थोड़ी जाएंगी, राइट? तो दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसमें। एक तो डिमांड जिसकी हमने बात की वो बढ़ रही है, और वो स्वाभाविक तौर पे बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि जस्ट बाय फ्लूक है, ये फंडामेंटल। दूसरी चीज है सप्लाई, जिसकी अभी आपने बात छेड़ी। अब आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं। सप्लाई में हिंदुस्तान में करीबन 2 लाख रूम्स है ऑर्गेनाइज्ड होटल सेक्टर सप्लाई, जिसमें मैं सब सिटीज डाल दूं, ब्रांडेड होटल्स। ब्रांडेड इसमें आप ताज से शुरू कर लीजिए और लेमन ट्री तक। इंटरनेशनली जितने ब्रांड्स आपको दिखते हैं, मैरियट से लेके हायत, हिल्टन, IHG, इन सबको डाल करके इसमें आप सर्विस डिपार्टमेंट्स भी डाल दीजिए, हम टोटल 2 लाख रूम है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। मैं इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहा। राइट अब ये 2 लाख कमरे कितने, अगर आप इनको कंपेयर कीजिए बाकी शहरों से, हम्म जैसे यहाँ शहर की बात कर रहा हूँ एज अगेंस्ट द कंट्री, नॉट तो कंट्री बैंकॉक इटसेल्फ हैज अबाउट 104,000 रूम्स, 1,04,000 कमरे केवल बैंकॉक में ऑर्गेनाइज में। शंघाई में 3 लाख कमरे हैं, सिर्फ शंघाई में? सिर्फ शंघाई में। न्यूयॉर्क में 1,25,000 कमरे हैं, सिर्फ न्यूयॉर्क में। और यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को, तो अगर मैं इन शहरों को कंपेयर करूं तो दिल्ली में 36,000 कमरे हैं,
दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा मिला करके. हम्म. So compare this huge urban agglomeration called Delhi NCR, हम्म. compare it to a New York, or compare it to a Bangkok even. So Right. we are one third the supply. Very small. Very small, right? Now extrapolate this number to the airport arrivals. हम्म. दिल्ली एयरपोर्ट कोविड से पहले या कोविड के टाइम पे FY 2020 में 67 मिलियन पैसेंजर्स को सर्विस करता था. हम्म. अब FY 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट 73 मिलियन पैसेंजर्स को हिट कर चुका है. नाउ रूम्स कितने थे? 36,000. 36,000. पैसेंजर थे 67 मिलियन. हम्म. अब वो चले गए 73 मिलियन. नाउ वन कैन आर्ग्यू ये सब थोड़ी होटल में रुकेंगे. अग्रीड. ये डोमेस्टिक ट्रैवलर है जो बाहर जा रहा है, जो पंजाब से उठ करके कनाडा, इंग्लैंड इधर उधर जा रहा है, वो लॉट ऑफ इट. ठीक है, राइट. दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो डिमांड यहाँ से उठ करके होटल्स में होटल जाएगी. में जाएगी. दैट इज व्हाई यू सी दिल्ली की बात करें तो एरो सिटी में 13 होटल्स हैं, करीबन 5,000 कमरे हैं एरो सिटी में. हम्म. और एवरेज ऑक्यूपेंसी एरो सिटी की अराउंड द सेगमेंट फ्रॉम JW Marriott टू लेट्स से रेड फॉक्स 5 स्टार टू अ बजट होटल इज रफली टचिंग 80% ऑक्यूपेंसी. मतलब 5,000 कमरे 80% ऑक्यूपाइड है रोज रात को, which is a huge number by the way. So 80% is very high by any standards It generally. it is a upwardly strong occupancy level. Now if you slice the data further, एरो सिटी के अंदर कुछ होटल्स हैं जो 100% ओवर 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, जैसे कि हॉलिडे इन. पर कुछ होटल्स हैं जो लग्जरी होटल्स हैं जैसे कि JW Marriott. अब वो 100% पे नहीं होगा, लेकिन उसका रेवपार, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बिकॉज उसका रूम रेट बहुत हाई होगा, बराबर. वो उसकी ऑक्यूपेंसी अगर 80% भी टच कर जाती है तो दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी, यू नो, इन दैट सेंस. एंड दैट इज ऑल इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर स्टॉक प्राइसेस. सो एक मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ जयदीप कि कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई मिसमैच है इंडिया में. जी. क्योंकि सप्लाई डिमांड काफी बढ़ रही है और सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि ये रूम रेट्स में रिफ्लेक्ट करता है. और मैं एक आम आदमी की भाषा में बात करता हूँ. आज अगर मैं इंडिया के कोई टूरिस्ट स्पॉट में रूम देखता हूँ, ऑन एन एवरेज 10-12 हजार के नीचे कुछ नहीं मिलता है. इवन इफ आई लुक एट 4 स्टार 5 स्टार की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 स्टार 4 स्टार. वही अगर कोई बैंकॉक जाना चाहता है या ओवरसीज जाना चाहता है, वहाँ पे रूम रेट्स काफी कम है. सो ये डिफरेंस क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई? इट इज बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई लार्जली स्पीकिंग. इसीलिए जब हम होटल इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, और काफी नए लोग इस सेक्टर से जुड़ रहे हैं, you know, who do not belong to this sector, but they have seen the growth in the sector in the last 2 to 3 years, especially after COVID. And ये cyclical business है, so आदमी समझता है इस बात को. Right. लेकिन फिर भी हम उस साइकिल से गुजर रहे हैं जबकि हमें लग रहा है कि यहाँ डिमांड तो फंडामेंटली स्ट्रांग है और रहेगी, बिकॉज ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज. बिजनेसेस भी बढ़ रहे हैं तो डिमांड तो रहेगी. क्या सप्लाई उसको मैच कर पाएगी? फिलहाल आंसर है नो, क्योंकि अब काफी होटल साइनिंग हो रही हैं. हमारा काम एज JLL has grown 4 times with due regards and God's grace, because there is enough and more in the sector which is coming up and capital is moving, and we are in the middle of that capital cycle. Now करीबन 90 होटल्स की साइनिंग हुई है इस क्वार्टर में जो भी निकला. 90 होटल इंडिया में साइन हुए विद वेरियस ब्रांड्स, राइट. लास्ट ईयर सॉरी, व्हेन यू से साइन मींस क्या? नए ये प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स. ओके. नए प्रोजेक्ट साइन हुए. जैसे न्यू आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग शहरों में, Tier 1 से लेके Tier 3 तक. लास्ट ईयर करीबन 12,000 कमरे इंडिया में ऐड हुए हैं, जो कि बनते आ रहे थे पिछले 4 साल से. क्योंकि एक होटल को बनने में भी तो टाइम लगता है. इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव एसेट क्लास. इसमें पैसे भी लगते हैं और समय भी लगता है. और वो अगर आप देखिए जो आज साइन हो रहे हैं वो अगले 4 या 5 साल में बन करके आएंगे. तब तक हमारी डिमांड तो बढ़ी रही है. सो देयरफॉर ये गैप रहेगा टिल द टाइम कोई ऐसा सिचुएशन आती है जो हम नहीं कभी एक्सपेक्ट करते, लेकिन आती है और वो एक ब्लिप आता है, तब वो जाके कहीं मैच करेगा. अदरवाइज
the way we see it at JLL, this sector is bound to grow, at least in the visible term of let's say 5 years. उससे ज्यादा हम भी predict पता नहीं नहीं हमें क्या होगा। जी जी राइट। सो एक बात मैं जानता हूँ कि आप जनरली ऑर्गेनाइज मार्केट देखते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज मार्केट का शेयर कितना होगा रफली? ऑर्गेनाइज Honestly, मार्केट ऑफ कोर्स अनऑर्गेनाइज मार्केट से बहुत छोटा होगा इंडिया में, बिकॉज दैट्स द स्टोरी अक्रॉस मेनी अदर सेक्टर्स आल्सो। जी यहाँ पे लगभग वो बैलेंस कहाँ पर है? अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितना होगा, बिकॉज हम वो डेटा ट्रैक नहीं करते। ओके। और वो किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए आपको एक अलग लेंस चाहिए, उन शहरों में जा करके उस सप्लाई को देखना, और वो कितना परमानेंट है ये भी कोई कह नहीं सकता। और कितना वो रेगुलेटेड है ये भी नहीं कह सकते। सो कई कई बराबर। जगह अनरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड चल है। रहे हैं, सो वी कांट कमेंट ऑन इट। बट अगेन, अगर मैं इफ आई लुक एट इट as let's say as a user of this industry and as a commentator of the industry, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 1:1 का स्केल हो। ओके। लेकिन और ये भी चीज देखी जा रही है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो थोड़े से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स हैं या बेटर होटल्स हैं, दे आर आल्सो आफ्टर कोविड कन्वर्टिंग इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज वो शिफ्ट तो सब सेक्टर्स में है, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो भी रही होगा। वो शिफ्ट हो रही है। एक एक उस हर किसी को एस्पिरेशनल वैल्यू चाहिए, as as a as a hotel developer also, and more importantly as a guest also। तो मैं राइट। कहाँ जाके रह रहा हूँ, मेरा क्या वो एक्सपीरियंस होने वाला है, तो वो चीजें प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सेकंड फर्क पड़ रहा है फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, या फ्रॉम अनब्रांडेड टू ब्रांडेड में, के सेल्स एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ब्रांडेड सेक्टर की, हाँ। वो अनब्रांडेड सेक्टर से कहीं ज्यादा है। कहीं They ज्यादा। are like perhaps maybe 20 times stronger than an unorganized sector in sales and marketing. अच्छा। Right? So therefore, the unorganized sector is trying to get to that critical mass of sales and marketing through branded sector. So that's why you will see कुछ ऐसी साइनिंग्स हो रही हैं, जैसे ताज है, मैरियट है, रेडिसन है, इन्होंने सॉफ्टवेयर ब्रांड्स बनाए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ब्रांड करके अपने चेन में लेने के लिए। और जब हम डिमांड की बात करते हैं, सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आई वुड अज्यूम जनरली 4 स्टार और 5 स्टार रहेंगे होटल्स, और या 3 स्टार भी है? नहीं, 3 स्टार भी हैं, बजट भी है। एंड आई वुड कॉल इट, जैसे मैंने रेड फॉक्स का एग्जांपल लिया जो लेमन ट्री का ब्रांड है, विच इज अ एंट्री लेवल होटल। राइट। राइट, सिमिलरली जिंजर है ताज ताज की तरफ से, राइट। हॉलिडे इन एक्सप्रेस है IHG की तरफ से। तो सबके इस तरह के सो ब्रांड्स। डिमांड किस सेगमेंट में ज्यादा है? इज इट इन द बजट और 3 स्टार, और इज इट इन 5 स्टार, इन टर्म्स ऑफ नॉट एब्सोल्यूट, बिकॉज एब्सोल्यूट रूम रेट के हिसाब से तो सब अलग हो गया, बट परसेंटेज ग्रोथ में कहाँ पे तेजी से ग्रोथ दिख रही है? फिलहाल 4 स्टार आई वुड से इज द फास्टेस्ट ग्रोथ, ओके। because 4 star has the flexibility to charge at a low price ओके। in a bad weather, and charge a 5 stars price in a good weather. ओके। So because of that elasticity, इसमें growth ज्यादा है। एंड फ्रॉम On कंज्यूमर पॉइंट ऑल्सो, जनरली अगर आप 4 स्टार में जाते हो तो वो 5 स्टार वाली फील भी होती है एट यू नो जी, पॉकेट फ्रेंडली कॉस्ट। पॉकेट फ्रेंडली भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एज आई सेड व्हाट वेदर आर यू गोइंग इनटू। तो अच्छा। फिर आप राइट। फर्ज कीजिए आप जयपुर जा रहे हैं और गर्मी में जा रहे हैं, अब आप 48 डिग्री में जयपुर पहुंचे, तो ऑब्वियसली बहुत लोग तो नहीं आए होंगे, राइट। नेचुरली यू विल गेट अ बेटर डील। अब आप दिसंबर में जयपुर चले जाइए उसी होटल में और आप डबल द प्राइस दे। तो इलास्टिसिटी है 4 स्टार में। 5 स्टार ऑन द अदर हैंड ऑल्सो इज वेरी interesting phenomena. 5 stars and luxury has grown in this country after COVID like anything, because room rates, देखिए जो लग्जरी का रूम रेट था लेजर मार्केट में, फर्स्ट कीजिए जितने भी फिलास होटल्स हैं ओबरॉय के या ताज के लग्जरी कैटेगरी में, उनमें अगर एवरेज रूम रेट X था कोविड से पहले, आज वो 2X है, बिकॉज द कस्टमर इज पेइंग, बिकॉज
after COVID, there is a behavior change that we have seen in a luxury traveler. He is willing to spend. Right. And the same trend आप देख रहे होंगे फूड एंड बेवरेज में भी. सारे रेस्टोरेंट्स फुल हैं. For अब वो फ्राइडे या सैटरडे की वेट नहीं करनी पड़ती आपको. आप ट्यूसडे को चले जाएं, वेंसडे को चले जाएं, बॉम्बे में कमला मिल्स कंपाउंड में या बीकेसी में आपको रेस्टोरेंट फुली मिलेंगे. Yes. तो इसका मतलब वो एक्सपीरियंशियल गेस्ट जो है उसमें एक सोशल बिहेवियर चेंज आया है, जिसकी वजह से भी उसका एक इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पे पड़ रहा है. तो देयरफॉर फूड एंड बेवरेज का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है. Right. Also, tourism में I was reading एक interesting report. You know, as people are getting more on social media, वो भी एक behavior change कर रहा है, because people are earlier people used to travel for experience. Now, while they are traveling for experience, they are also traveling to post on social media. So Yes. एक peer pressure भी काफी बढ़ रहा है. जी जी. And that I think so is also contributing apart from GDP growth and whatever other growth we are talking about. एज इस सेक्टर में एज अ प्लेयर होने की वजह से मैं तो इस बात से मैं आई एम फीलिंग ग्रेटफुल टू सोशल मीडिया बिकॉज Yes. उसकी वजह से एज यू राइटली सेड पीयर प्रेशर बढ़ता है एंड व्हाट इज सीन इज व्हाट इज बिलीव्ड. Right. राइट. सो देयरफॉर उस वजह से लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, व्हिच इज गुड. एंड दिस सेक्टर बाय द वे इज ऑप्टिकली ग्लैमरस. Yes. सो वो कहीं ना कहीं वो एक शोबिज भी है. True. So that has a kind of a rub-on effect on the sector. Good point that you made. Now coming to players, who are the top players in India in the organized segment, of course? See, आप players meaning brands की बात कर रहे हैं या property owning companies की बात कर रहे हैं, hotel owning companies? So क्या difference है basically, ये भी अगर समझा दे तो viewers के लिए. जी. तो ये सेक्टर जो है मैनेज सेक्टर है essentially. देखिए पहले इंडिया में जब होटल बनते थे तो एक ही रास्ता होता था होटल बनाने का. जो इंडियन होटल कंपनीज जो आज की डेट में सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, ओबरॉय, EIH, ताज, IHCL, सिमिलरली ITC, इन्होंने जितने होटल बनाए वो लैंड लिए, या तो लैंड सरकार ने दिए या प्राइवेटली लिए, कंस्ट्रक्शन की, फिर होटल चलाए. So they have done the whole cycle. So from owning the entity to operating the entity, right? करीबन 20-25 साल पहले जब इंटरनेशनल चेन्स इंडिया में आनी शुरू हुई, जैसे कि मैरियट आया, हायट आया, हिल्टन आया, ये मैनेज्ड चेन्स हैं. They don't own their assets, so they manage. They are management companies, and they are not lessees. तो वो लीज नहीं करते हैं. मैं आपके इन्वेस्टर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर क्लास है वो प्रॉपर्टी ओन करती है, और जो ये ब्रांड्स हैं अब ये मैनेज करते हैं. ओके. सो मच सो दैट कि अब ताज, ओबरॉय, ITC ये भी सब मैनेजमेंट कंपनीज बन गई हैं एसेंशियली, बिकॉज दैट इज हाउ दिस होल सेक्टर is building and growing across the world. तो ये मैनेज कंपनीज हैं, ये आपका बिजनेस मैनेज करती हैं, आपका होटल मैनेज करती हैं. तो अब अगर मैनेज कंपनीज की बात करें तो वो इंडियन ओरिजिन कंट्रीज, अब ये इंडियन नहीं रही बिकॉज दे आर आल्सो एक्सपोर्टिंग. सो ताज इज इन वेरियस कंट्रीज, ओबरॉय इज इन अ फ्यू कंट्रीज, ITC is also willing to go out, Lemon Tree is thinking of doing more, Club Mahindra is going out, you know. So that ways ये Indian origin companies have become truly international companies. Similarly, जो import point of view से देखा जाए, Marriott है, which is huge in India, right? They have a lot of properties, managing a lot of properties across sectors. Then there is Hyatt, then there is Hilton, then there is Wyndham, then there is Intercontinental, and Radisson. Huge exposure they have in this country. So they are all managed companies. Owning companies में Indian listed companies हैं, again IHCL, EIH, ITC. You have Park Hotels, then property owning listed companies हैं like Chalet Hotels, like Sammy Hotels. अब इन सबका stock price, if you see, has done phenomenally well in the last couple of years, right? And then there are other companies such as Interglobe who have tied up with Accor to do Accor branded hotels in the country,
right? Like Ibis's, Novotels, etc. And Interglobe also owns Indigo Airlines, right? Yeah. So there is a huge exposure in the travel sector by such companies, which is good news for the sector because it's very Right. structured. So let me ask you, owning companies are better, or people or companies who are managing are better from a investment point of view? देखिए, as an investor, you can't really invest in management companies Okay. unless you are a private equity fund or you Because are a they are not sovereign. listed, they are not available in this. Sovereign. Even if they are listed, then they're listed overseas, Mm. right? Now, there are Indian companies. For example, if you would like to invest in and buy stock of IHCL, you want to do that for EIH. Naturally, there are metrics to it, and you can Right. definitely trade. Mm. A lot of people would have made good wealth in the last Mm. couple of years because of how these stocks have performed. Yeah. But as a let's say as a high ticket capital markets investor, Mm. if you were looking at this sector, then it's a good time to do develop a hotel or buy an existing hotel. Okay. So there are existing hotels which are being traded. At JLL, we are at the frontier of this, and we have, just by way of data, if I can tell you, Mhm. last year इंडिया में लगभग 3,200 करोड़ का एसेट ट्रेड हुआ है, मीनिंग hotels exchanging hands from one owner to the other, irrespective of what they are branded as. Okay. 3,200 करोड़, just remember this number. Mm. इस साल YTD year to date जनवरी से लेके जून तक ऑलरेडी 3,000 करोड़ का एसेट ट्रेड हो चुका है. That's huge. Which is huge. So, right, and just again to give you a weather check, आज से पहले क्या इतना ट्रेड हुआ था इस एसेट क्लास में? सिर्फ 2019 में हुआ था जब ब्रुकफील्ड ने लीला खरीदा था लगभग 4,000 करोड़. Okay. So it Which was brand, one deal basically. which was one deal, right? Now इसमें करीबन 22 होटल ट्रेड हुए हैं लास्ट ईयर, 22 hotels, and I would proudly say that JLL has kind of a monopoly in this business. We've traded about 7 out of 10 hotels. Wow. Right? So therefore, there is a huge capital churn which is happening in this asset class because of all those factors, Niranjan, that you've just asked about. Right, right. Now coming to, while we are talking about companies, इनकी बात कर रहे हैं, तो होटल इंडस्ट्री में एक अच्छी कंपनी कैसे डिफाइन होती है, एंड what are the metrics that you see when you are looking at the company, or as an investor, if someone is looking, क्या डिफाइन होता है और क्या metrics होती है? So I think सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि स्टोरी क्या है उस कंपनी. Is it only driven on business cities, or does it have a mix of business and leisure cities, which means कि portfolio कितना balanced है. अगर तो वो दोनों सेक्टर्स में है, जैसे कि IHCL है, जैसे कि EIH है, जैसे कि ITC है, ये बड़े बैलेंस्ड पोर्टफोलियोज. ये आपको दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे में भी मिलेंगे, और ये आपको गोवा, जयपुर, उदयपुर, शिमला में भी मिलेंगे, राइट? सो इट इज अ वेरी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो. जैसे कोविड आया तो कोविड में बिजनेस सिटीज ठप पड़ गई, लेकिन लेजर मार्केट्स देखिए, गोवा कभी आउट ऑफ फैशन हुआ ही नहीं, राइट. Hills, particularly, Coorg, Chikmagalur in south, and Himachal, and let's say Kashmir in north, and similarly northeast, out of fashion हुआ ही नहीं. तो लोग तो जा ही रहे थे. तो therefore पोर्टफोलियो कितना बैलेंस्ड है, इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए. सेकंड, ग्रोथ किस तरह से रजिस्टर हो रही है. अब जैसे आप इन कंपनीज की देखें तो दे हैव ग्रोन फिनोमिनली. Because they were very conservative until 20 years ago, right? Or even until 15 years ago. But now I think they've all realized that the sector is growing and is percolating down to tier 2, tier 3 towns. So ये लोग भी grow कर रहे हैं. And they are signing management deals, they are buying real estate, they are doing it. और इनके अपने पेरेंट बिजनेसेस हैं जो इसको फ्लक्स करते हैं. तो वो भी एक चीज बहुत बड़ी देखी जाती है कि आपके पास
वेयर विद ऑल क्या है, बैंडविथ क्या है बिजनेस जनरेट करने की। तो ये दो तीन चीजें हैं जो मैक्रो लेवल पे देखी जाती। और ऑब्वियसली तीसरी चीज है कि ये स्टार्टअप बिजनेसेस नहीं। तो जो इन्वेस्टर है वो इसको एज एन आईटी, एज अ स्टार्टअप उस फंडामेंटल से नहीं देखता है। वो देखता है कि जीओपी मार्जिन्स क्या है, ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि नहीं है। बिकॉज ये ना फिजिकल एसेट क्लास है, ये जो दिखती है वो है। वो है। राइट। और वो आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप भी करते हैं, आपकी फैमिली भी करती है, इन्वेस्टर भी करता है, इन्वेस्टर की फैमिली भी करती है। और राइट। हर आदमी का एक व्यू है। वो कहेगा यार मैं गया था, ये ठीक नहीं था। सो देयरफॉर वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, उसके जीओपी मार्जिन्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वजह से भी इनकी जो मैं समझता हूँ जो ग्रोथ हुई है हम्म। वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। वो आई डोंट थिंक कि वो अननेचुरल है, वो नेचुरल। हम्म। तो ये भी एक फैक्टर है देखने वाला। नो, तो ब्रॉडली तो आपने बताया कि डिमांड काफी अच्छी है। सो इस सेगमेंट में हाउ इज बीन द अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशन, स्पेशली लिस्टेड कंपनी, नॉट कंपनी स्पेसिफिक बट ओवरऑल सेक्टर की, आपको क्या लगता है? आर दे ओवर वैल्यूड राइट नाउ बिकॉज दे हैव सीन अ ग्रोथ, बट रिलेटिव टू मे बी ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 4-5 years जो आपने बताया, उसके मुकाबले आज भी रीजनेबली प्राइस्ड है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेक्टर? ये आई थिंक रीजनेबली प्राइस्ड है। देखिए ये ना एक्चुअली थोड़ा सा सबड्यूट था ये सेक्टर। राइट। अगर आप इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में देखें, हम्म। जो रियल एस्टेट है इन कंपनीज के नीचे, जो ये होटल्स जहां बने हुए हैं, ये लोकेशंस की वैल्यूज क्या है? हाउ कैन यू वैल्यू एन ओबरॉय न्यू दिल्ली और एन ओबरॉय बॉम्बे एंड अ ताज कोलाबा? राइट। राइट, यू का सो पहले क्या था, एक लॉपसाइडेड वैल्यूएशन थी। हम्म। स्टॉक प्राइस यहाँ था, प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ थी। राइट। अब क्या हो रहा है, अब वो एक तरह से कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो रहा है, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर एंड द यील्ड ऑफ द सेक्टर हैज ग्रोन बियॉन्ड रियल एस्टेट प्राइसिंग। हम्म। हम्म। राइट। सो देयरफॉर मेरे हिसाब से तो ये सेक्टर मैच्योर हो रहा है, पहले इमैच्योर। ओके। राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड, डिमांड बढ़ गई या बढ़ रही है उसकी हमने बात की, सप्लाई उस तेजी से नहीं बढ़ रही। इंडिया में ग्रोथ थोड़ी सी अब स्प्रेड आउट भी हो रही। इट्स नॉट अबाउट ओनली द टॉप 7 सिटीज एनी मोर। ओके। ट्रेडिंग सेंटर्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। लुक एट द कंट्री हाउ इट इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ इट्स एयरपोर्ट्स। कनेक्टिविटी आ रही है, लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं जहां वो जाना चाहते थे। राइट। अब यहाँ पे अगर आप होटल्स बनाएंगे तो नेचुरली ये चलेंगे। जब ये चलेंगे तो ऑब्वियसली जो अर्निंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये फंडामेंटली स्टेबल रहेंगी। तो आई डोंट थिंक ये ओवर प्राइस्ड है इन पहली बात, अनलेस दिस इज अ सिक्लिकल सेक्टर। यस। कहीं कुछ होता है, इसराइल में जंग हुई, मिडल ईस्ट हम्म। परेशान हुआ, उसका एक रिपल इफेक्ट अमेरिका में देखा गया, ऑयल प्राइसिंग में देखा गया, उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में देखा गया, वो एक अलग बात। लेकिन जो हमारी इनहेरेंट डायनेमिक्स है उसको देखते हुए तो मुझे ये स्टेबल ही लग रहा है। दैट्स वन। सेकेंड पॉइंट इज वन शुड बी केयरफुल, एंड आई टेल दिस टू ऑल माई इन्वेस्टर्स जो होटल्स खरीदते हैं बेचते हैं, कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी का जो आज की डेट में जो शेयर प्राइस है और जो उसको एबिडा मल्टीपल मिल रहा है, उसको आप एसेट मल्टीपल से कंपेयर ना करें। क्योंकि अगर वो एबिडा मल्टीपल एक कंपनी का 20-23x है, आपको एसेट का मल्टीपल 10 से 15x से ऊपर नहीं मिल सकता, बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ वन एसेट हम्म। and then there is a whole broad based portfolio, so you're comparing apples to oranges. So valuations की जो आपने मेरे से बात की, एसेट लेवल पे वो वैल्यूएशंस जो हमने होटल्स खरीदे हैं बेचे हैं, दे आर ऑल बिटवीन 10x ऑफ EBITDA टू अबाउट 14x ऑफ EBITDA, depending on which market you are, depending on how big and important this hotel is, and depending on what kind of real estate it is sitting. इंटरेस्टिंग। लास्ट दो सवाल है जयदीप। यू नो, आई एम जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर एंग्रॉस्ड इन दिस बिकॉज मैं भी, मेरे लिए भी काफी नया है ये सेक्टर। जनरली यू नो वी लुक एट बैंकिंग एंड मोस्ट अदर सेक्टर्स। लास्ट 5-6 सालों में तो इस सेक्टर पे ज्यादा किसी ने देखा ही नहीं है। जी।
सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। एक सवाल है कि रिस्क क्या लगता है आपको इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए? सो अभी तो काफी अच्छा दिख रहा है, स्पेशली इन इंडिया, एवरीथिंग इज डूइंग वेल। क्या रिस्क हो सकते हैं इसमें? सबसे बड़ा रिस्क तो जैसे मैंने दो दो दफे मेंशन किया कि सिक्लिकल बिजनेस है, ये साइकिल्स में आता और जाता है, और वो साइकिल्स आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि ये बड़ा ही ग्लोबली सीमलेस बिजनेस है। जितना हम इसको बाउंड्रीज में डालना चाहते हैं, ये आता नहीं है। उसका रीजन ये है कि मार्केट डिसरप्शन, जैसे मैंने कहा, वो गल्फ से शुरू होके अमेरिका तक जा सकती है, वो अमेरिका से शुरू होके इंडिया तक आ सकती है। जियोपॉलिटिकल रिस्क है। बिजनेस अगर मूव करना बंद कर जाता है तो ये सेक्टर को सबसे पहले हिट होता है, बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू कट इज ट्रैवल, इस ट्रैवल, एब्सोल्युटली। right? And that we've seen in COVID. Now the reason why we are here is because during COVID, निरंजन, हम लोग इन्वेस्टर्स के साथ थे, उनके उनसे थोड़ा सा आगे की सोच रहे थे। तो अब सडनली लोग मेरे को पूछते हैं कि जी, जेएलएल में रह के आपने ये कैसे कर दिया? हाउ डज जेएलएल, you know, kind of could stand the test of the time? The reason is because even our company, for that matter, JLL is a fundamentally very strong company and a thinking company. We felt कि अगर ये टाइम आज ऐसे है तो कल को इसने ऊपर जाना है, ये स्वाभाविक है। राइट। संतुलन बनेगा, मार्केट का भी बनता है, लाइफ का भी बनता है, तो ये होगा। और हमने देखा फंडामेंटली तो चीज सप्लाई के अंदर तो रुकी हुई है, पर डिमांड तो बढ़ेगी, पर वो होगा। और बल्कि G20 होना था, ये तो मुझे नहीं पता था। लास्ट ईयर तो G20 पूरा इसको लेकर के चला गया। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, तो वो रिस्क भी है और वो रिवॉर्ड भी है, राइट? नाउ द अदर रिस्क कुड बी दैट, you see, this is a capital intensive asset class. Making a hotel is like making your home 100 times. आप एक घर बनाने जाते हैं, आपको आपका हर चीज पे व्यू होता है, कुर्सी पे, मेज पे, फ्लावर वाज पे, शैंडलियर पे। अब आप जब होटल बनाने जाते हैं तो इसमें ना केवल व्यू होता है, कितने पैसे लगते हैं, राइट? और वो ओवर द टाइम लगते हैं। फिर अप्रूवल्स रिस्क है। इंडिया के अंदर लैंड लेना, बनाना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, करीब 30% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। नाउ जस्ट इमेजिन 30% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ना इन एन ऑफिस बिल्डिंग, जहां पे आप एक शेल दे रहे हैं, एक फसाड दे रहे हैं, दैट्स इट, राइट। और 30% कॉस्ट बढ़ना एक होटल बिल्डिंग, जहां पे आप शेल, फसाड के साथ साथ कटलरी भी दे रहे हैं, और उसके बीच में जो कुछ आता है वो दे रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट दैट दिस एसेट क्लास में हैव बिकॉज ऑफ दैट राइजिंग कॉस्ट? सो ये एक रिस्क नंबर 2 है जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है। अब वो क्या इम्पैक्ट होगा, वो वो मैं नहीं बता सकता, आप नहीं बता सकते, वो टाइम ही बता सकता है। कि अगर कोई किसी वजह से कोई जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट आया, या किसी वजह से कोई पैंडेमिक और एपिडेमिक और इस तरह की कोई चीज आती है, तो उस वजह से कोई इम्पैक्ट हो तो हो। बट आई वुड से द सेक्टर itself is now braced for eventualities. The sector itself is now more efficient, जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है। जो ऑपरेटिंग सेक्टर है वो बड़ा एफिशिएंट हो गया। एम्प्लॉय टू रूम रेशियोज बहुत अच्छी हो गई। उन्हें हम लोग वी वर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, राइट? अब वो वेस्ट जो है कम हो गई है, कॉस्ट है पर वेस्ट नहीं। तो ये एक 2-3 रिस्क हैं इस सेक्टर में, और वो रहेंगे। और जो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, is this also impacting or will this impact somehow, because capital intensive sector है? तो पहले अगर एक होटल बनाने के लिए प्राइस इतनी थी, आज वो डेफिनेटली बढ़ गई, बिकॉज रियल एस्टेट प्राइस स्पेशली इन मुंबई एंड मेनी अदर सिटीज ऑल्सो इज राइजिंग। तो इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये रियल एस्टेट प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो? इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट हो गए। इम्पैक्ट है, लेकिन उसको मिटिगेट किया जा रहा है। ओके। वो कैसे किया जा रहा है? मिक्स्ड यूजेस के जरिए किया जा रहा है। देखिए, हमारे प्लानिंग अथॉरिटीज हैव बिकम मोर इनोवेटिव। पहले जितनी हमें एफएसआई मिलती थी, आज की डेट में कभी मेट्रो कॉरिडोर के थ्रू हमें ट्रांसफर ऑफ एफएसआई मिल जाती है, कभी हमें एडिशनल एफएसआई दे रहे हैं। तो सरकारें भी बहुत इस चीज को लेके प्रॉम्प्ट हो गई हैं, पहली बात, विच मीन्स दैट
what you could yield out of a land 20 years ago, you can yield better in terms of putting more things on it, right? Two, the hotel companies have also become very innovative. They understand कि यार आज की डेट में मेरे को 5 एकड़ जमीन मिलेगी शहर के अंदर और मैं सबसे बढ़िया होटल बनाऊंगा, वो तो नहीं होगा। तो मैं अपने रूम साइजेस को रिड्यूस कर देता हूँ, मतलब मैं स्क्वायर फुटेज में नीचे आ जाता हूँ। पर स्क्वायर फुट कॉस्ट तो ऊपर जा रही है, पर स्क्वायर फुटेज नीचे आ रही है। सो देयरफॉर द स्पेंड ऑफ एन इन्वेस्टर कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है। फिर मिक्स्ड यूज के अंदर फायदा ये है कि आप अपना रिस्क एज एन इन्वेस्टर स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं। आपने कैप्टिव ऑफिस दे दिया, आपने थोड़ी सी रिटेल दे दी, फूड एंड बेवरेज दे दिया और एक होटल दे दिया। अब नेचुरली एज अ गेस्ट जब मैं उसमें रहने जाता हूँ, मेरे को कितनी चीजें अपने ही प्रेसिडेंट में मिल जाती, और मैंने एज अ इन्वेस्टर with high real estate cost and high development cost, I have kind of still made sense of that development. तो ये एक ट्रेंड निरंजन ज्यादा से ज्यादा देखा जाएगा, ना केवल इन द टॉप 6 cities, big cities, but also in trading centers. Not so much in leisure markets, because leisure markets में आपको फिर भी नेचुरल फीचर चाहिए। अगर आप पहाड़ देखने जा रहे हैं तो आपको पहाड़ देखना है, अगर आप समंदर के किनारे हैं तो आपको समंदर देखना है। तो वो लैंड अगर महंगा होगा तो वहां रेट भी महंगा होगा, अग्रीड, बट आपका एवरेज रूम रेट भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये चीजें देखी जा रही हैं, ये हो रहा है। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट आई थिंक इन्वेस्टर्स आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर प्लेइंग अराउंड दैट वेरी केयरफुली. They will manage it efficiently, is what you say. They are managing it very efficiently. And I guess the whole engineering around the asset class is also evolving very well. Not only people like us who advise our investors, we have become more sort of aware of these things, but also architects, designers, इस asset class से जुड़े जितने भी professionals हैं, वो भी innovative होते जा रहे हैं, brands भी innovative होते जा रहे हैं. So therefore, I guess I'm not too worried about that. Okay. Great, Jaideep. Any last thoughts around this sector, or anything that we have missed covering, which is important for retail investors to know, or people who want to know more about the sector? We have missed anything? No, I think we've comprehensively covered everything. The message to the retail investors would be: look at this asset class carefully and look at it with love. It's not about splurging money. Yes, we are looked at as a wealthy asset class, and when it cuts, the cuts come right from this asset class, right? Because this is, oh, let's save money and let's not travel. Right. But that, I think, is changing, and people, especially after COVID, and the kind of youth that we see in the population, which is growing, they are becoming very experiential. So वो immediate cuts अब नहीं आएंगे. People will find a way to travel. So therefore, this will continue to be lucrative. The second thing investors should look at is the growth is not only in the top 6, 7, 8, 10 cities. It's going far out. Look at the airport infrastructure, the way government is spending money. Look at roads. We've not talked about roads, but today from Kashmir to Kanyakumari, every 3 to 4 hours, you will get a center which is worthy enough to stay a night, right? Because you're traveling fast, even if you're on the road. पहले तो हमें टॉयलेट्स नहीं मिलते थे रोड्स पे, अब तो आपको होटल्स मिलते हैं, right? So therefore, the sector is becoming mature as an end user, right? So keep a watch at this sector and look at it with love. You will definitely earn, whatever you're investing. So this is going to be high yielding in the times to come. Thank you so much, Jaideep. It was very, very, really insightful for me, and I'm sure for all our viewers, it'll be quite insightful. Thank you so much. We'll definitely catch up with you again, maybe a few months down the line, to take stock on what's happening, what's more happening in this sector. So, Dhanyavad. Thank you so much, Jaideep. Thank you, Niranjan. Thank you very much for having me in. I've always known Edelweiss as a business partner and as a client, but what you're doing just to make your investors more aware, it is very heartwarming. So thank you for doing this. Thank you. Thanks, Jaideep. Thank you. Have a great day. Thanks. Thank you.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.